Hello everyone. So from today we are going to start a new series that is MCQ series. Here we will be discussing the important questions related to prelims. हम सब जानते हैं किस तरह से इस बार प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ और वो बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुई थी। तो हम उसी तरह के क्वेश्चन से आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ताकि हम एक अच्छी प्रैक्टिस एक कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को प्रीलिम्स में। और खैर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारी मैं कवर करूँगा इन क्वेश्चन सीरीज के थ्रू, और मिक्स और मैच ऑफ सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पैलियोलिथिक साइट्स। तो पैलियोलिथिक क्या है? दैट इज ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। तो इनमें से कौन सी ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैं? पहला ऑप्शन है आदमगढ़, दूसरा है कुरनूल, तीसरा है अतिरामपक्कम, चौथा है पोतवार प्लेट्यू। सो आप सब गेस कर सकते हैं अपना आंसर्स। यहाँ पे आप पॉज करें वीडियो को और अपने आंसर को गेस करें और देखिए वो आंसर सही है कि नहीं। तो ये एक्चुअली जो ये चारों साइट्स हैं, ये चारों साइट्स ओल्ड स्टोन साइट्स हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज ऑल। इसमें और कुछ साइट्स है जैसे भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, वो भी एक ओल्ड स्टोन एज साइट है। तो ये चारों साइट्स यहाँ पे ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। This is about which one of the following statement about Charter Act 1833? Statement about, sorry, Charter Act 1833। तो आप यहाँ पे चार्टर एक्ट 18 सॉरी चार्टर एक्ट 1833 के बारे में ये क्वेश्चन है। सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये जो क्वेश्चन है ये इस बार आया भी था प्रीलिम्स में, तो आई होप आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे ये ट्रू है, जी हाँ, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या ये सही जवाब है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स नहीं, विलियम बेंटिक थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक थे, ना ही कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ना ही कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया। तो इसका ऑप्शन होगा ओनली वन। सो होप आप सबको ये समझ में आया होगा और आप ये आंसर दे पाए होंगे इसका। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग the act of 18 regarding the article, not act, regarding article 352. What is 352? We all know that 352 means national emergency. National emergency. And 356 means 356 is president's rule, and article 360 is, sorry, article 360 is, this is financial emergency. सो आर्टिकल 350 यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है आप सबसे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो इसमें क्वेश्चंस है, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय इंटरनल एग्रेशन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली।
The maximum period of its operation is 3 years. Or the Lok Sabha can pass a resolution for its revocation. So I will say it's a little difficult question, क्योंकि ऑप्शंस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है हाँ कितना इसमें करेक्ट है। पहला मतलब एक सेंटेंस करेक्ट है, दो सेंटेंस करेक्ट है, ऑल सेंटेंस करेक्ट है या नन सेंटेंस करेक्ट है। तो इसमें आप सब देखेंगे विच ऑफ द हाउ मेनी फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दिया है, तो कितने सेंटेंसेस यहाँ पे करेक्ट है। सो पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज प्रोक्लेम्ड व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेन्ड बाय इंटरनल डिस्टरबेंस। नहीं, ये चीज गलत है। इसी बेसिस पे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसको कि हमने उसके बाद जो अमेंडमेंट होता 44th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें हमने चेंज कर दिया था। अब हम इंटरनल सिक्योरिटी पे नहीं, इंटरनल डिस्टरबेंस पे नहीं लगा सकते। अब किस पे लगा सकते हैं हम लोग? ओनली व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेन्ड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, और आर्म्ड रिबेलियन। रिबेलियन नॉट ऑन इंटरनल डिस्टरबेंस। दूसरा सेंटेंस कह रहा है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इट्स ऑपरेशन इज 3 years। आप सोचिए कि आपने ये चीज पॉलिटी में पढ़ी हुई, ये भी गलत है। इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड। ये कभी भी कितने भी टाइम के लगा जा सकता है, बस इसको 6 months पे अप्रूवल चाहिए होता है। बस 6 months पे अप्रूवल चाहिए होता है। अगर एक बार अप्रूवल मिल गया तो आप ये कितने भी टाइम के लगा सकते हैं, 6 month करके आप कितने भी समय के लिए इसको अप्रूव करके एक्सटेंड कर सकते हैं। अब तीसरे को स्टेटमेंट देख सकते हैं, लोकसभा कैन पास रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन। यस, इट इज ट्रू। सो हियर ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो मैं ऐसे क्वेश्चन ही लूंगा ताकि इससे और भी चीजें आपको बता सकूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि every census in independent India from 1951 to 2011 has published data on scheduled caste and scheduled tribes, but not other castes. दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है the census provide a portrait of Indian population while the SCC is the tool to identify beneficiaries of state population। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है। स्टेटमेंट 1 में बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि बट नॉट ऑन अदर कास्ट को लेकर के, तो काफ़ी एस्पिरेंट्स इसमें मुझे लगता है कि इसे गलत कर देंगे और ओनली 1 मार्क करके चले आए हैं कि एक ही स्टेटमेंट दोनों में से सही है। मैं एक चीज़ से सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने सब में विच का यूज किया है, बट यहाँ होना चाहिए हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट विच। सो तो इसमें जो है ये भी पहला स्टेटमेंट सही है। इसको देखे कहो काफ़ी मुझे लग ही रहा था काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर के ओनली 1 मार्क चले आएंगे कि इसमें नॉट अदर कास्ट लिखा है, पर ये सही है। सच में ऐसा हुआ था कि बस शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हुआ था, नॉट ऑन अदर कास्ट, क्योंकि उस समय ओबीसी की कोई वैसी जंग नहीं थी। बाद में ओबीसी की जंग आई और अदर कास्ट को ये की गई। तो इसका ऑप्शन होगा ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट टू, नॉट बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज यूआईडीएआई। यूआईडीएआई के बारे में क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूआईडी क्या बनाती है, आधार कार्ड्स। आधार कार्ड से हमें यूआईडी को मिलता है। अब इसमें क्वेश्चन इट इज मैंडेटेड टू असाइन 16 डिजिट, ये वाली सोचने वाली बात है, 16 डिजिट नंबर, 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है इट वर्क्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी विच नहीं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट होगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट होगा।
सो पहला स्टेटमेंट को अगर आप गौर से अपने आधार कार्ड को या किसी को अपना आधार नंबर भी याद होगा तो ये 16 डिजिट नंबर है ही नहीं, ये 12 डिजिट नंबर है। तो पहली स्टेटमेंट तो सीधे यहीं पर गलत हो गई। और दूसरी स्टेटमेंट जो है कि ये मीटी के अंदर आती है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, EYID मीटी के अंदर आती है। तो इसका जवाब होगा ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखिए हम लोग आप लोग ऑप्शन से भी देख के समझ सकते हैं, हम प्रैक्टिस उसी तरह से करा रहे हैं जिस तरह से कि इस बार एग्जाम में थी, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी फेस करने में आपको मुश्किल ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है इसका कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल दो तरह के स्कीम होते हैं, आप सबको पता है, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो द पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है, जी हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय लेबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये गलत है, ये लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि इस हो रहा है MSME, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज मीडियम स्मॉल सॉरी MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME नॉट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें भी सॉरी मैंने सब में भी यूज किया था, आप लोग इसके लिए सॉरी बोलेगा, हाँ मेनी स्टेटमेंट्स आप आर करेक्ट। सो इसमें है कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने ऑप्शंस को लेने में भी थोड़ी दिक्कतें की है, आप सबको इसके लिए देखना ओनली वन, ओनली टू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सो अब तो मेरा ये पहला सेशन है तो आई होप थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगे, सो उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं धीरे धीरे इस चीज़ को ठीक करूँगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following about UNFCCC, that is United Nations. Consider the following about UNFCCC. तो UNFCCC के बारे में क्वेश्चन है, that is United Nations Framework Convention for Climate Change. So इसका ये पूछ रहा है, it objective is to stabilize greenhouse gas concentrations. ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज 168 मेंबर्स, 168 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इट। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कार्टो प्रोटोकॉल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर इट। सो तो पहला स्टेटमेंट है तो पढ़ के आप सबको सही लग रहा होगा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है 168 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स, ये सही है गलत। तीसरा स्टेटमेंट है कार्टो प्रोटोकॉल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर इट, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए 168 मेंबर नहीं, इट इज 198 मेंबर्स। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें अराउंड हम लोग नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, इट इज नियर, लगभग हर एक कंट्री ने इसका मेंबर है, नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप, नियर यूनिवर्सल सिप मीन्स लगभग सारे मेंबर है, अराउंड 198 कंट्रीज आर मेंबर। तो इसका ऑप्शन होगा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 2, इसमें तीनों में से 2 स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन गरुड़ शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेशन, तो कौन किस कंट्री। चलिए सबसे पहले थाईलैंड के साथ कौन सा ऑपरेशन है हमारा, थाईलैंड के साथ हमारा ऑपरेशन है मैत्री। यूएसए के साथ है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार।
नेपाल के साथ है सूर्य किरण। और गरुड़ा शक्ति किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ। तो सही जवाब होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इमिशंस गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आईईए और यूएनए के बीच में, यूएनईपी के बीच में, पर इसका सब जवाब होगा यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये रिपोर्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इमिशंस गैप रिपोर्ट जो यूएनईपी पब्लिश करता है। और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज it is a difficult question. Pali in Jammu was in news for recently becoming national park. नेशनल पार्क के रिसेंटली बना है। क्वेश्चन है पाली इन जम्मू के बारे में। ये इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विल पंचायत है, या बीआरओ ने यहाँ पे रोड लेट्स किया था या नन। तो यहाँ पे ये नेशनल पार्क तो नहीं बना, और बीआरओ ने यहाँ रेड रोड भी लेट नहीं किया रिसेंटली। ये फेमस था इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत के लिए। ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। तो आपको ये चीज़ याद भी रखनी होगी कि पाली इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। तो ये आज का सेशन था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, ये पावर पॉइंट तैयार करने में। सो आप सब खोज खोज के क्वेश्चंस यहाँ पे डालने में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप इस पे ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें, ताकि आपके लिए ऐसा वीडियो हम ला सकें। So that's all for today. Have a nice day. Thank you.